नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए हम जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, उसका जो सेट नंबर 9 है उसको आज हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा जो सेट नंबर 9 है इसमें हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग के 5 प्रश्न मैंने करंट अफेयर्स के रखे हुए हमेशा की तरह। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने किस राज्य में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा विकसित की है? आपको बताना है इसका जवाब। तो करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यह आपके एग्जाम के लिए है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा राजस्थान में भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा को विकसित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, राजस्थान में। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरिफायर टावर का जो निर्माण है कहाँ पर किया गया है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर है इसका निर्माण किया गया है चंडीगढ़ में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चंडीगढ़। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका करंट अफेयर्स का है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपको उस देश का नाम बताना है जिस देश ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सुपर इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो इस मिसाइल का, जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था रूस के द्वारा। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रूस। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी? आपको बताना है। तो बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की थी? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार के द्वारा जो है बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जिसका नाम था झुरोंग, इसको सफलतापूर्वक लैंड कराने की उपलब्धि हासिल की है? तो यह जो मार्स रोवर था जिसका नाम था झुरोंग, यह मंगल ग्रह का पहला मार्स रोवर था। किसका? तो चाइना का। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन का यह पहला मार्स रोवर था जिसका नाम था झुरोंग। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो स्टार्टिंग के 5 प्रश्न जैसा कि हमेशा की तरह करंट अफेयर्स के होते थे उनको हमने सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ से आगे आपको जीके और जीएस के प्रश्न मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए कि जो वित्त आयोग था, जो फाइनेंस कमीशन था, इसको जो है पहली बार गठन किया गया था इसका 1951 में। और पहले वित्त आयोग के हमारे अध्यक्ष बनाए गए थे श्री केसी नियोगी जी। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, केसी नियोगी पहले यानी कि प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। प्रथम वित्त आयोग का जो गठन था 1951 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। वहीं अगर हम वर्तमान वित्त आयोग की बात करें तो वर्तमान में हमारे देश में 15वां वित्त आयोग लागू है। कौन सा? तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग हमारे देश में लागू है। और इसके अध्यक्ष हैं कौन? तो इसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है? तो एनके सिंह जो है इसके अध्यक्ष हैं। और हाल ही में जो है आपका जो 15वां वित्त आयोग है इसने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है किस वर्ष के लिए? तो वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेके 2025-26 तक की जो रिपोर्ट है यह सबमिट कर दी गई है। किसके द्वारा? तो 15वें वित्त आयोग के द्वारा। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं? आपको उस राज्य का नाम बताना जहां पर वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में टोटल 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको मिलेगी विधान परिषदें। तो ये 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला आपका हो गया आंध्र प्रदेश हो गया। आंध्र प्रदेश के बाद आपका तेलंगाना हो गया। और इसके बाद आपका कर्नाटक हो गया। और इसके बाद आपका एक बिहार हो गया, एक यूपी हो गया और एक आपका महाराष्ट्र हो गया। तो ये 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर वर्तमान में विधान परिषदें हैं।
तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान में आपका राजस्थान में जो है आपकी विधान परिषद नहीं है, तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह शुरुआत की गई थी, इसका एकमात्र उद्देश्य था नमक कानून को निरस्त करना। इसी के लिए जो दांडी मार्च थी महात्मा गांधी जी के द्वारा निकाले गए थे, तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, मैंने बहुत बार इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, नमक कानून को निरस्त करना। तो ऑप्शन ए आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो आपकी इंडियन होम रूल लीग थी, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी, किसके द्वारा, तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, 1905 में इसकी स्थापना की गई थी लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है लंदन में 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। यहाँ पे सोसाइटी की बात हो रही थी, इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में इसकी स्थापना की गई थी 1905 में। आपको बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन ने 1905 में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया था। बहुत बार मैंने इसके बारे में आपको बताया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब स्वदेशी आंदोलन हमारे देश में चलाया जा रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, तो 1905 में जो आपका कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित होता है, वो होता है आपका बंगाल में होता है, बनारस में होता है। तो इसी बनारस अधिवेशन में ही, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में ही बंगाल में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है किसके द्वारा की गई थी, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं मिलता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो संप्रभुता का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्ष का उल्लेख आपको मिलेगा, लोकतंत्रात्मक का उल्लेख मिलेगा, लेकिन संघी का उल्लेख जो है आपका किसमें नहीं है, तो प्रस्तावना में नहीं है। तो ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला संघी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। संघी का जो उल्लेख है वो आपका प्रस्तावना में नहीं है, तो ऑप्शन सी आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल, कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि यानी कि कंटीजेंसी फंड से रिलेटेड है, संबंधित है। तो इसमें से आर्टिकल आपका 267 जो है यह संबंधित है आकस्मिकता निधि से यानी कि कंटीजेंसी फंड से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्टिकल 267। तो इसके बारे में आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में सबसे ज्यादा सूर्य की रोशनी को परावर्तित करता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें से सबसे ज्यादा जो सूर्य की रोशनी को परावर्तित करेगा वह करेगा ताजा बर्फ से ढकी हुई भूमि, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ताजी बर्फ से ढकी हुई भूमि होती है वह सूर्य की रोशनी को सबसे ज्यादा परावर्तित करने का काम करती है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको बताना है कि भारत में जो थोक मूल्य सूचकांक है यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इसके आंकड़े जो होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान या कार्यालय जारी करता है, आपको उस संस्थान या कार्यालय का नाम बताना है। तो भारत में थोक मूल्य सूचकांक के जो आंकड़े हैं ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े जो है जारी किए जाते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को हम कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको पता होगा मेजर ध्यानचंद्र, इनका जो बर्थडे होता है मेजर ध्यानचंद्र का, यह होता है 29 अगस्त को, और 29 अगस्त का जो दिन है भारत में यह मनाया जाता है क्या, तो राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा हाल ही में
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल कर दिया गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। 29 अगस्त को आपका नेशनल स्पोर्ट्स डे यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था? इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। 1911 में जो है आपका, सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो 1911 में आपका दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है और इसी दिल्ली दरबार में ही जो है आपका जो भारत की राजधानी थी उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की बात कही जाती है। लेकिन घोषणा तो आपकी 1911 में होती है कि दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाया जाएगा, परंतु मेन रूप से जो दिल्ली थी भारत की राजधानी बनती है 1912 में। 1912 में पूर्ण रूप से जो है दिल्ली है भारत की राजधानी बना दी जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है। तो सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, मुंबई में आपको मिलेगा सेबी का मुख्यालय। और इसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है देख लीजिए यहाँ पे, इसका पूरा नाम है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1988 को तथा इसको जो है एक वैधानिक संस्था घोषित किया गया था 1992 के सेबी एक्ट के तहत। यानी कि सेबी एक्ट कौन सा है? तो सेबी एक्ट है आपका 1992। इसी सेबी एक्ट 1992 के तहत ही सेबी को जो है एक वैधानिक संस्था बना दिया गया था। लेकिन इसकी स्थापना 4 वर्ष पहले ही की जा चुकी थी, 12 अप्रैल 1988 को। अगर स्थापना पूछे तो स्थापना आपको याद रखना है 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी, लेकिन इसको वैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था 1992 के सेबी एक्ट के तहत। तो दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 148 का संबंध है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी से। और वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे वर्तमान में सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धूल कण यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ में बिल्कुल सही है। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण होते हैं धूल कण यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राइबोफ्लेविन जिसको हम विटामिन B2 के नाम से भी जानते हैं, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो चेलोसिस नामक बीमारी है, इसको कह लीजिए किलोसिस। यह जो बीमारी आपकी होती है यह होती है आपकी विटामिन B2 की कमी से यानी कि आपका राइबोफ्लेविन की कमी से यह बीमारी होती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर सबसे बड़ी लैगून झील आपसे पूछी जा रही है, कौन सी है? तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो लैगून झील है वह है चिल्का झील। ऑप्शन आपका बी यहाँ बिल्कुल सही है। और चिल्का झील आपको मिलेगी उड़ीसा राज्य में, जो कि यह पूर्वी तट की सबसे बड़ी लैगून झील का एग्जाम्पल है। तो चिल्का आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में किस आयोग यानी कि किस समिति की सिफारिश पर भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी? तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, सरकारिया आयोग। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। सरकारिया आयोग की सिफारिश के आधार पर ही भारत में 1990 में, कब? तो भारत में 1990 में अंतरराज्यीय परिषद की जो है स्थापना की गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो सरकारिया आयोग की सिफारिश पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संसद की कार्यवाही में शून्यकाल का मतलब क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से याद कर लीजिएगा, एक टाइमिंग आपको बता देता हूं मैं। 11 से लेकर जब संसद का मतलब सत्र शुरू होता है, संसद की स्टार्ट होती है 11 बजे से, तो संसद का जो पहला घंटा होता है स्टार्टिंग का 11 से 12 बजे वाला, उसको हम कहते हैं क्वेश्चन आवर कहते हैं। और क्वेश्चन आवर के बाद का जो घंटा होता है यानी कि 12 बजे से लेके आपका 1 बजे तक का समय, इसको हम 0 आवर के नाम से जानते हैं, शून्यकाल के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका जो 12 से 1 बजे का टाइम होता है यानी कि क्वेश्चन आवर यानी कि प्रश्नकाल के बाद का जो समय होता है उसके ठीक पश्चात का समय, उसको हम 0 आवर यानी कि शून्यकाल के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्नकाल के ठीक पश्चात का काल आपका होता है शून्यकाल। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का कारण है?
तो भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग होता है उसमें जो शीत ऋतु में वर्षा होती है उसका मेन कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज का हमारा जो सेट नंबर 9 था जीके जीएस और करंट अफेयर्स का उसको हमने सॉल्व कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।